Dear students, plant pathology में we will discuss some diseases of cereals. हम cereals या खाद्य बीज जो हैं उनकी कुछ डिजीज़ेस का स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम वीट के दो डिजीज़ेस का स्टडी करेंगे। एक है कर्नाल बंट और दूसरी है फ्लैक्स बंट। तो सबसे पहले हम कर्नाल बंट ऑफ वीट के बारे में स्टडी करेंगे। कर्नाल बंट जो वीट की होती है डिजीज़, यह सबसे पहले मित्रा ने 1931 में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट करी थी, इसीलिए इसका नाम करनाल बंट है। यह बंट जो है पहले इसी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड था, पर धीरे धीरे यह स्प्रेड होता होता पंजाब तक, हरियाणा तक, दिल्ली तक, हिमाचल तक और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तक भी स्प्रेड हो गया है। यह फटाफट फैलता है और कुछ ही दिनों में इसकी वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ठीक है, जो सीड्स हैं वह उनकी सर्वाइवल रेट कम होती है। अगर हम उनको स्टोरेज कर देते हैं हेल्दी सीड्स के साथ तो उनकी सर्वाइवल रेट कम होती है और सर्वाइव करने के बाद वो ग्रोइंग रेट भी उनकी बहुत कम होती है। इसके बाद जब नई वैरायटी ऑफ वीट आई थी 69 एंड 70 में, तब वह भी करनाल बंट के द्वारा इफेक्टेड पाई गई थी। तो करनाल बंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ पे वीट ग्रोइंग एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और लोअर हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर करनाल बंट की जो डिजीज़ है वीट में वह बहुतायत से पाई जाती है। तो करनाल बंट इज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द डिजीज़ ऑफ wheat and it was first reported from the Karnal district of हरियाणा by मित्रा और इसीलिए इसका नाम करनाल बंट पड़ा है। अगर हम सिम्टम्स देखें इसके तो ये है हिल बंट से बिल्कुल अलग तरह से होता है। यहाँ पर जितने भी ईयर हैं वह इन्फेक्टेड नहीं होते हैं और कुछ जो है उसमें सारे और हर एक ईयर के सारे ग्रेन्स भी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। द डिजीज़ इज़ एविडेंट व्हेन द ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। डिजीज़ तब नज़र आती है जब उसके अंदर ग्रेन्स बन जाते हैं और यह जो ग्रेन है ब्लैक कलर के पाउडरी मास से कवर्ड हो जाते हैं। उसके ऊपर पेरिकार्प रहता है। जो स्मर्टेड ग्रेन्स है वह इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ना तो सारे ईयर्स इन्फेक्टेड होते हैं और ना ही सारे ईयर्स के सारे ग्रेन्स इन्फेक्टेड होते हैं। डिजीज़ पूरी अनइवनली या इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जनरली इसको एयरबोर्न कहा जाता है और लोकलाइज इन्फेक्शन की वजह से ये होती है। इसमें क्या होता है, जो कर्नल है वह स्मॉल सोराई में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हो जाते हैं। इस वजह से जब इसका क्या है कि सिर्फ एक ही पार्ट, जिस पार्ट में इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और दूसरा जो पार्ट है वह हेल्दी रहता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ करनाल बंट इज न्यूशिया इंडिका। करनाल बंट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मित्रा, जैसा हमने बताया, और उसका नाम तब दिया गया था डिलीशिया इंडिका, पर बाद में इसको निवोशिया इंडिका नाम से फिशर ने इसका नाम डिलीशिया इंडिका से निवोशिया इंडिका चेंज किया था। अभी भी इसमें कंट्रोवर्सी है कि इसके नॉमेनक्लेचर में इस पैथोजन का नाम क्या होगा। कई जगह डिलीशिया इंडिका है और कई जगह निवोशिया इंडिका इसका नाम दिया गया है। इसके स्पोर्स हैं वो डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। उनकी जो मेज़रमेंट है 20 to 49 म्यूएम डायमीटर्स में होते हैं, जिसमें कि रेटिकुलेशन ऑन द एपिस्पोर होता है। उस पर एपिस्पोर में कुछ डिजाइन रेटिकुलेटेड पार्ट्स पाए जाते हैं विद द विच जो अपीयर एज कर्व्ड स्पाइंस के जैसे ये नज़र आते हैं। उसके चारों तरफ एक पतली हाईली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि इसको कवर करती है। इसके साथ स्टेराइल सेल्स भी इसके साथ मिक्सड होती है फर्टाइल स्पोर्स के साथ इसके अंदर स्टेराइल सेल्स भी मिक्स होती है। एक छोटा माइसीलियम प्रोमाइसीलियम इसके एपेक्स से ग्रो करता है, वह बाहर आके क्लस्टर बना देता है 60 to 185 स्पोरोडिया के, और इसकी वजह से ये जो स्पोरोडिया है ये लॉन्ग होते हैं, सिकल शेप्ड होते हैं और आपस में पेयर नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं, जैसे कि यह डायग्राम बी में बताया गया है। तो यहाँ डायग्राम ए में जैसे इन्फेक्टेड ईयर है, कहीं कहीं पे इन्फेक्शन है और कहीं पे नहीं है। जो नेक्स्ट डायग्राम है जर्मिनेटिंग स्पोर्स विद स्पोरिडिया, जो स्पोरिडिया है जिसमें ये सब पैरेलल हाइफी है और ये आपस में क्रॉस नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सी में है कि
पेयर स्पोरिडिया जर्मिनेटिंग टू फॉर्म सेकेंडरी स्पोरियम, ये जो पेयर में रहते हैं ये अगेन जर्मिनेट हो रहे हैं सेकेंडरी स्पोर बनाने के लिए। और उसके बाद डी में अगर हम देखें तो पार्शियली इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं, जिसमें सिर्फ ग्रेन पार्शियली इन्फेक्टेड होता है, सिर्फ आधे या कुछ भाग में इन्फेक्शन होता है और वो भाग ब्लैक स्पोरेडिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरिया लॉन्ग होते हैं, सिकल शेप्ड होते हैं और फ्यूज़ नहीं होते हैं पेयर में। इनका जर्मिनेशन जर्म ट्यूब्स के द्वारा होता है, इसमें से जर्म ट्यूब्स निकलती है और उसके बाद जर्म ट्यूब्स में से फिर इन्फेक्शन थ्रेड निकलते हैं। जर्मिनेशन जो है इसका स्पोर का एक लॉन्ग रेस्ट पीरियड के बाद होता है। हम इसकी डिजीज साइकिल और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम देखें, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसकी डिजीज़ के स्प्रेड के लिए। तो अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले मित्रा ने इसको कंसिडर किया था कि यह एक सॉइल बोर्न डिजीज़ है, पर बाद में यह एयरबोर्न अपीयर हुई थी। ये स्पोर्स जो है सॉइल के अंदर थ्रेशिंग के द्वारा चले जाते हैं, जो ग्रेन्स हैं थ्रेशिंग के द्वारा सॉइल में चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर ये रेस्ट करते हैं। जब सूटेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर प्रेजेंट होता है तो यह जर्मिनेट करते हैं इन्फेक्शन पैक के द्वारा। जर्मिनेशन है जो ये विंड बोर्न भी हो सकता है। उसके बाद जर्मिनेशन के बाद ये फ्लाई होकर वीट फ्लोरेट्स पर भी चले जाते हैं, वहाँ पर ये ग्रेन्स के अंदर एंट्री करते हैं थ्रू द ओवेरी वॉल। ग्रेन्स की जो ओवेरी वॉल है उसके थ्रू इसके अंदर ये एंट्री करते हैं, वहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पर वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि सिर्फ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रेन इज़ ब्लैक ओनली, द होल ग्रेन इज़ नॉट ब्लैक। सारा जो ग्रेन है वह ब्लैक नहीं है, कुछ जो हिस्सा है वह ही ब्लैक है। इसकी अगर हम डिजीज साइकिल देखें तो वह हमको इस तरह से डायग्राम में नज़र आएगी। सबसे पहले ऑफ सीजन में क्या होता है, एयर सोराई जो है वो ग्रेन्स में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है, वह ओवर विंटर करती है, स्पोर सॉइल में रखे रहते हैं और जब सीज़न आता है तो यह ग्रो करती है, एयर के साथ फ्लोरेट्स तक पहुंच जाती है, वहाँ पे इनका जर्मिनेशन होता है और वहाँ पर ये जर्मिनेट होके फ्लोरेट्स में ओवरी वॉल के थ्रू अंदर एंटर करती है। वहाँ पे माइसीलिया इन्फेक्शन पैक के द्वारा इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है, उसके बाद वहाँ पर जो ग्रेन्स है उनको इन्फेक्ट करता है। तो ये जो एक्सेसिव इरिगेशन और रेन है वह इसको चांस ऑफ इन्फेक्शंस को बढ़ा देते हैं। जनवरी और फरवरी में इंसिडेंस ऑफ कर्नाल बट इंक्रीजेस अगर वेदर में वेट और क्लाउडी होता है, और देर अगर नाइट्रोजनस मैन्योर भी बढ़ा दी जाए तो यह भी प्लांट के इन्फेक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी कई फिजियोलॉजिकल रेसेस भी पाई गई है। तो डिजीज साइकिल एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इज़ वेरी सिंपल। डिजीज़ में क्या होता है कि ग्रेन्स की जब थ्रेशिंग की जाती है तो ये ज़मीन में गिर जाते हैं, ज़मीन में वहाँ पे रेस्ट करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, जब मॉइस्चर टेम्परेचर सब फेवरेबल होता है तो ये उड़ के उसके वीट के फ्लावर्स के ऊपर रेस्ट करते हैं। फ्लावर्स के अंदर एंट्री ये फ्लावर में ओवरी के थ्रू ये फ्लावर्स के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पे अपना इन्फेक्शन पैग और थ्रेड का डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ स्पोर्स बनाते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वह है रेन। जनवरी और फरवरी में अगर मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, क्लाउडी है वेदर, तब जाके वहाँ पे इनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, वहाँ पर प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है इनके ग्रो करने के लिए, प्लस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो दी जाती है वह भी इनको हेल्प करती है। डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में अगर देखें तो जनरली ये सॉइल बोर्न है और प्लस एयर बोर्न है, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर सीड ट्रीटमेंट है तब यह फ्लोरेट्स तक चला जाता है और वहाँ फ्लावर में जाके ये इन्फेक्शन करता है। जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो वीड बोर्न होता है, इसलिए लेट सोइंग ऑफ क्रॉप इज़ रिकमेंडेड, ताकि ये जो टाइम है यह निकल जाए। उसके बाद नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है उसको कम दिया जाए। फील्ड जिसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर ग्रीन मैन्योरिंग या फर्टिलाइजर्स दी जाए ताकि लो इंसिडेंस हो डिजीज़ का। सॉइल के अंदर जो शुगर केन रिफ्यूज़ है या वीट स्ट्रो है या पीजन पी, बाजरा, सोरगम, यह सब उसमें, या फिर हम इसको ऐसा कहें कि ऑल्टरनेशन ऑफ क्रॉप कर दिया जाए, वहाँ पे उसमें वीट ना लगा के कुछ और क्रॉप ग्रो की जाए। जनरली जो केमिकल ट्रीटमेंट्स अगर हम देखें तो सीड का ट्रीटमेंट एग्रोसिन GN, हॉर्टिसन A या सल्फर डस्ट से अगर हम इसको करें लो कंसनट्रेशन में, तब इसमें सीड में क्योर हो सकता है। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स है उसका
भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो केमिकल है, मैंकोजेब, कार्बेंजेम, अर्ली स्टेजेस ऑफ फ्लावरिंग, स्प्रे अगर हम इसका करें, सिंगल स्प्रे, प्रोपिकोनाजोल इत्यादि का, तो यह भी इफ़ेक्टिव पाया गया है। कुछ जो स्प्रेज हैं वह 100% कंट्रोल भी कर लेते हैं। और इस तरह से जो एक स्प्रे है टिल्ट 25 EC, यह बूट स्टेज ऑफ लीफ स्टेज में अगर हम दें, बूट स्टेज मतलब जब लीफ ग्रो करना शुरू कर देती है, तो ये डिजीज़ को 90% तक रोक सकता है। कुछ जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं जिसके द्वारा भी जो पैथोजन की कई जो रेसेस हैं उनको रोका जा सकता है, जो IARI न्यू दिल्ली ने वेराइटीज़ डेवलप करी, HD 1907, HI 358, HP 743 एट्सेट्रा, ये सब पैथोजन के रेजिस्टेंस है। इसके अलावा पंतनगर में भी कई वेराइटीज़ डेवलप की गई है, UP 270, UP 368, HD 2222, 2227, 2235, ये भी नेचुरल कंडीशंस में इनके इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करती है। एक स्क्रीनिंग टेक्निक भी करनाल बंट के लिए डेवलप की गई है और जो कि ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में काम में आती है। सो करनाल बंट इज सिंपल डिजीज ऑफ वीट, वेरी इजी एंड सिंपल एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। सिंपल है। करनाल बंट टिलोशिया इंडिका के द्वारा, जिसका बाद में नाम निवोशिया इंडिका है, उसके द्वारा होता है, फंगल है। इसका सबसे पहले करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में इसको आइडेंटिफाई किया था मित्रा ने, और उन्होंने इसकी लाइफ साइकिल बताई थी। पहले इसको सीड बोर्न माना जाता था, पर ये एयरबोर्न है, तो हम इसका सीड एंड एयरबोर्न दोनों तरह से हम कर सकते हैं। सीड्स में सिर्फ रेस्टिंग स्पोर्स के रूप में पाए जाते हैं, परंतु जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये फ्लोरेट्स तक पहुंचकर, हवा के द्वारा फ्लोरेट्स तक पहुंचकर वहाँ ओवेरी के थ्रू एंट्री करके फ्लावर के अंदर जर्मिनेट करते हैं। कुछ जो ईयर है, कंप्लीट ईयर है, उसके कुछ ही ग्रेन्स में यह इन्फेक्शन करते हैं। इसके अलावा इसको रोकने के लिए कई तरह की केमिकल स्प्रे किया जाता है, और इसके साथ ही कई रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है जिसको ग्रो करके हम इस डिजीज़ को रोक सकते हैं। ये सिर्फ करनाल में पाई गई थी, परंतु नॉर्दर्न जो वीट ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पर ये काफ़ी स्प्रेड हो गई थी। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। द नेक्स्ट डिजीज़ ऑफ वीट जो हमारे सिलेबस में है और जो हमको डिस्कस करनी है, दैट इज़ फ्लैग स्मट ऑफ वीट। फ्लैग स्मट जो है वह हमारे सिलेबस में है। वीट की दो ही डिजीजेस हैं जो हमको डिस्कस करनी है। फ्लैग स्मट ऑफ वीट है, ये इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में पाई जाती है। सबसे पहले इसको ऑस्ट्रेलिया में 1868 में इसको रिपोर्ट किया था, और उसके बाद इसको चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इटली, स्पेन, USA इत्यादि में भी इसको ऑब्जर्व किया था। इंडिया में सबसे पहले इसको बटलर ने ललाईपुर डिस्ट्रिक्ट, नाउ पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब में इसको सबसे पहले बटलर ने 1918 में इसको रिपोर्ट किया था। ऐसा माना जाता है कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया। जो एक स्मट है वह परसिस्ट कर सकता है सॉइल में काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशंस तक, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो इट अज्यूम्स द सीरियस प्रॉब्लम टू द वीट। ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, और वह शायद फेवरेबल ना हो इसके लिए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। यह पहले माइनर डिजीज़ मानी जाती थी, परंतु राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कुमाऊं हिल्स ऑफ उत्तरांचल में इसको रिपोर्ट किया गया। मतलब जो इंडिया के जो कुछ वीट ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पर ये बहुतायत से पाई जाती है। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में देखें तो ये डिजीज़ स्टेम, कलम और लीफ के ऊपर अटैक करती है। लीफ और लीफ शीट्स जो है वह कॉमनली इससे अफेक्टेड होते हैं। यह डिजीज़ बहुत सीडलिंग स्टेज से लेकर क्रॉप के मेच्योरिटी तक ये जो है प्लांट में रहती है। यहाँ पर ग्रे और ग्रेश ब्लैक लीनियर सोराई है, वह लीफ ब्लेड्स और लीफ शीट्स पर पाए जाते हैं। लीव्स हैं वो ट्विस्ट हो जाती है और धीरे धीरे ड्रॉप करने लगती है, विदरिंग हो जाती है उसमें, और सोराई जो है वो एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर डेवलप होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं, और एक ब्लैक पाउडरी मास के रूप में, स्पोर्स का एक ब्लैक पाउडरी मास लीफ पर स्प्रेड हो जाता है। फाइनली क्या है कि लीफ के अंदर के जो टिश्यूज़ है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और लीफ शेड हो जाती है और प्लांट डाई हो जाते हैं। तो जो सिम्टम्स है इसके सबसे पहले
लीफ में हमको नज़र आते हैं, लीफ और लीफ शीट्स के अराउंड। वहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे ये लोग अपनी सोराई डेवलप करते हैं, यह डिजीज़। और उस सोराई में धीरे धीरे जब डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स होता है तो वह स्पोर मास एपिडर्मिस को ब्रेक करके लीफ की सरफेस पर आ जाता है। यहाँ पर डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले है पार्ट ऑफ अफेक्टेड शूट, शूट और लीफ क्लम और उसका है। फिर इसके बाद स्पोर बॉल्स बन जाती है इसके, और नेक्स्ट स्पोर बॉल जर्मिनेट करते हुए आपको नज़र आ जाती है। अगर ग्रेन्स बन जाते हैं तो स्पोर बॉल्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, जबकि अगर लीफ कंडीशंस में ये होती है तो यहाँ पर ये अच्छा डैमेज करती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो इसका फ्लैग स्मट का है यूरोसिस्टिस ट्रिटिकाई। यूरोसिस्टिस ट्रिटिकाई है यह, इसको 1942 तक इसी को सबसे वैलिड नाम दिया गया था, जिसमें 3 स्पीशीज़ यूरोसिस्टिस ट्रिटिकाई, यू ओक्यूलेटा और यू एग्रोपायरी इसमें इन्वॉल्व किए गए थे, क्योंकि इनका सेम मेथड ऑफ डिजीज़ अकरेंस था, इनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर थी और इनकी सेम स्पीशीज़ थी। इसके जो स्पोर्स हैं फ्लैग स्मट के, यह टाइनी बॉल्स के रूप में बनते हैं, जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक फर्टाइल सेल्स पाई जाती है। यह ब्राइट ब्राउन कलर के स्पोर्स होते हैं जो कि चारों तरफ एक स्टेराइल पेरिफेरल सेल्स के द्वारा कवर होते हैं। जो फर्टाइल सेल्स होती है वह ग्लोबोस साइज़ की होती है, उनका 8 से 18 म्यूएम इसका डायमीटर होता है, और जो पूरी स्पोर बॉल है वो 18 से 52 म्यूएम के डायमीटर की होती है। जो स्टेराइल पेरिफेरल सेल्स हैं जो इसको चारों तरफ से कवर करती है वह छोटी होती है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं इन सिटू, जो कि शॉर्ट प्रोमाइसीलियम बनाते हैं, जिसके अंदर सेपरेशन नहीं होता है, सिनोसिटिकल सेल होती है यह 4 सिलेंड्रिकल स्पोरेडिया 3 से 4 तक बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 जर्मिनेटिंग सेल्स पाई जाती है, जो कि हाइलिन होते हैं कलर में और एपेक्स पर बनते हैं। यह जर्मिनेट कर लेते हैं वाइल दे आर स्टिल अटैच्ड टू प्रोमाइसीलियम एंड फॉर्म द इन्फेक्शन थ्रेड। जब ये माइसीलियम से अटैच होते हैं तभी ये स्पोर बॉल्स जर्मिनेट कर लेती है और वहाँ से ये इन्फेक्शन थ्रेड को ग्रो करती है। इसकी डिजीज साइकिल और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो दिस इज सॉइल एंड सीड बोन। ये जो डिजीज़ है सॉइल और सीड बोन है। यहाँ स्पोर्स का जर्मिनेशन इन्फेक्टेड सीडलिंग्स प्राइमरी शूट या यंग बर्ड्स में बंद होता है और ये सिस्टमिक बन जाता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में ये पास हो जाता है। ये इन्फेक्टेड सीडलिंग्स है वहाँ से ये आगे से आगे पास करता रहता है। बाद में इसके जो सोराई हैं वह लीफ में बनते हैं, जैसा कि हमने पहले स्टडी कर लिया है कि एपिडर्मिस के बिलो या मेसोफिल सेल्स में ये सोराई का डेवलपमेंट होता है। ये जो सीड इन्फेक्शन है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉइल इनोकुलम। सॉइल इनोकुलम से सीड इन्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सीडलिंग्स के साथ ही ग्रो करता हुआ सिस्टमिक रूप में ऊपर तक पहुँच जाता है। आफ्टर इन्फेक्शन जो फंगस है इनर एंड इंट्रा सेलुलरली दोनों तरह से इसके अंदर प्लांट के अंदर ग्रो करने लग जाती है। जो वेदर कंडीशंस इसको फेवर करती है वह सॉइल टेम्परेचर, सॉइल पीएच, सॉइल मॉइस्चर है। इसके साथ साथ जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, होस्ट वैरायटी है, प्लांटिंग डेट है और जो ग्रोथ स्टेज ऑफ होस्ट है, यह सब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जो इस डिजीज़ को ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर हम ड्राई सॉइल में सोइंग करें तो वह इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है। डीप सोइंग है वह भी इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा लेती है, क्योंकि सीडलिंग्स ज़्यादा जर्मिनेट होगी ज़मीन के नीचे और उसके साथ ही ये डिजीज़ उसके साथ ग्रो करती जाती है। इसीलिए जो है हम अगर डिजीज़ साइकिल को अगर हम देखें तो दिस इज सीडलिंग ऑफ सीजन और इन्फेक्शन के तो सोराई ऑन लीफ एंड लीफ ब्लेड्स एंड लीफ शीट है। उसके बाद स्पोर्स वहाँ से सीड में या सॉइल में चले जाते हैं। सीडलिंग में इन्फेक्शन होता है, उसके बाद सिस्टमिक स्प्रेड होता है, मतलब वहाँ से ये सेल्स के साथ ग्रो करते हुए जाते हैं एंड अगेन सोराई का डेवलपमेंट करते हैं लीफ में। तो लीफ स्टेज में ही प्लांट्स के डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्फेक्शन इसका लीफ में पाया जाता है। इसका जो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है, इसकी 12 रेसेस रिपोर्ट की गई है चाइना में और 2 रेसेस यूएसए में इसकी रिपोर्ट की गई है। इंडियन जो स्ट्रेन है वह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेन से डिफरेंट होता है और रेस 4 इज़ रिपोर्टेड टू बी कॉमन इन द इंडिया, और इंडिया में इसकी जो रेस 4 है वह ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। डिजीज़ मैनेजमेंट हम देखें तो यह कॉपर कार्बोनेट डस्ट वेरी इफेक्टिव होती है इसमें फ्लैग स्मेट में। यहाँ पर अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। विटावेक्स है,
इसी तरह इंडिया में सीड ट्रीटमेंट है, बेंटेल, बेविस्टिन, विटावेक्स, फेनुमेरम, ट्राइडामेन, ट्राइडेनियोल इत्यादि जो है सीड बोन सीड ट्रीटमेंट हम उससे कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस में अर्ली सोइंग है, बर्निंग ऑफ स्टबल है, क्रॉप रोटेशन है, हॉट वेदर कल्टीवेशन है। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हम इसमें कर सकते हैं डिजीज़ को रोकने के लिए। और अगर डिजीज़ रेजिस्टेंस हैव इसका स्क्रीनिंग भी किया गया है जनरली, तो वहाँ पर लो डिग्री ऑफ फ्लैगस्मट पाया गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आज हमने वीट की 2 डिजीज़ कवर करी है, करनाल बंट एंड फ्लैग स्मट ऑफ वीट। थैंक यू।